Hello friends, we have with us Nishant Kumar ji, who is also contesting the NIRC election, and we will discuss the vision and the mission of Nishant ji towards the NIRC. Welcome to Nishant, welcome sir to our channel. First of all, I would like to know your vision and the mission towards NIRC. Thank you Nitesh ji for inviting me for this channel, and first I would like to appreciate your efforts in Faridabad branch. You are doing very excellent efforts for member as well as students. I know you personally. And vision and mission, NIRC, definitely it is a wings of our institute, and NIRC play a dominant role in our institute and society, and no doubts NIRC is also doing betterment for members as well as students. First of all, vision is very clear. My vision to give the benefits to members and students as our norms of the institute and practices as specified by our code of conduct and our institute vision and missions. So sir, what type of benefit you want to give to the student and member? Sir, a student, first of all I would like to start, जैसे हम पौधा लगाते हैं तो पौधे को हम सर ग्रास रूट से उसको सिंचाई करते हैं, फिर उसमें हम फर्टिलाइजर डालते हैं, फिर उस जब बड़ा होता है तो वो हमें वृक्ष बनता है और हमें फल देता है और हमें छाया भी देता है. सिमिलरली अगर हम स्टूडेंट को एक वेल प्रोफेशनल्स के रूप में ट्रीट करें, जैसे अभी जो हमने नोटिस किया है कि हमारे जो आर्टिकल क्लर्क है वो सीरियस है, नो डाउट बहुत अच्छा कर रहे हैं, बिग फोर में उनकी प्रेजेंस है, कॉर्पोरेट में प्रेजेंस है, अदर जगहों पे भी काफ़ी अच्छी प्रेजेंस है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई क्वालिटी में अभी भी, जैसे मैं आपको अपने सिनारियों की बात करता हूँ, अपने टाइम की बात करता हूँ, हम लोग सर ईटी देने जाते थे विवेक विहार और काफ़ी जगहों पे मैंने दिया था, इवन फरीदाबाद में भी लोग काफ़ी ईटी वगैरह का कॉन्सेप्ट था. इससे क्या होता था कि एक रेगुलर टच होता था स्टूडेंट्स का और टुवर्ड्स द प्रोफेशन डेडिकेशन, और वो हमेशा, आज की डेट में ईटी का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, जिससे सीरियसनेस थोड़ी सी मुझे लगता है कि कम हुआ है. अगर उससे फिर से कंटिन्यू किया जाए, आर्टिकलशिप को हमारे टाइम पे काफ़ी सीरियसली लिया जाता था, आज भी लिए जाते हैं, बट आफ्टर कोरोना मैं देख रहा हूँ कि जैसे स्टूडेंट के मन में कैजुअल अप्रोच आ गए कि नहीं सर हमारी आर्टिकलशिप तो वैसे ही चलती है. मैं उन्हें कहना चाहता हूँ, नो डाउट 3 साल का जो आपका आर्टिकलशिप है वो सर्टिफिकेट आपको मिल जाएंगे. सर्टिफिकेट इज जस्ट ए पीस ऑफ पेपर, बट जो एक्सपीरियंस आपने कलेक्ट किया ऑफिस में, जो सीए के साथ बैठ करके टैक्स ऑडिट के टाइम पे, जीएसटी ऑडिट के टाइम पे, चाहे आपका कंपनी ऑडिट के टाइम पे, वो एक्सपीरियंस आपका मैटर करेगा, बजाय कि आप वो सर्टिफिकेट पे ध्यान दें. हमें वैल्यू एडिशन करना है, हाउ टू ऐड द वैल्यू इन ऑडिटिंग वर्क, ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो सर हाउ विल यू इम्प्रूव दिस? अगर मैं मानता हूँ आप ये बोलना चाहते हो कि आर्टिकल्स आर नॉट दैट सीरियस टुवर्ड्स द प्रैक्टिकल नॉलेज. सॉरी, मैंने कभी ये नहीं कहा कि आर्टिकल सीरियस नहीं है. आर्टिकल्स हमेशा सीरियस है. अगर सीरियस नहीं होंगे तो डेफिनेटली वो सीए नहीं बनेंगे. अगर सीए बन रहे हैं तो वो आर्टिकल है, और आर्टिकल है तो वो मेहनत करते हैं. इसमें कहीं कंफ्यूजन नहीं है. बट जो ट्रेंड, जो एक मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो वर्किंग ट्रेंड है, जैसे आज टेक्नोलॉजी हाईटेक हो चुकी, पहले हम लोग अकाउंटिंग, हमारे जो सीनियर थे उन्होंने हमें मैनुअल अकाउंटिंग सिखाया, मैंने सीखा हूँ. मैं खाता बही आज भी मुझे याद है कि मैं देखता हूँ खाता बही को, मैं काफ़ी अच्छा तरीके से मैंने ऑडिटिंग किया. तो उससे हमें एक क्या मिलता था कि जैसे एक एमडी, एक डॉक्टर जब एमडी बन जाते हैं तो वो ऑपरेशन को अच्छी तरीके से करते हैं. तो उसी तरीके से अगर आप खाता बही का कॉन्सेप्ट को आप देखेंगे तो उस टाइम पे हम लोग समझते थे कि सिंट्रिया का इम्पैक्ट कहाँ जा रहा है, और उसका बेनिफिट हमें मिलता था प्रोफेशन में, प्रैक्टिस में. आर्टिकल अगर उसी पैटर्न पे टैली बना है, डेफिनेटली हमारे माइंड को उसमें इम्प्लीमेंट कर दिया गया. वो पहले से ही वो फिटेड है कि वो सॉफ्टवेयर वो पूरी चीज़ बना देता है. अगर आपने F5 में अगर आपने परचेज का एंट्री या सेल का एंट्री या जो भी आपने एंट्री गलत डालने की कोशिश करेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, बिकॉज इट इज ऑलरेडी फीडेड इन द सिस्टम. सिमिलरली आर्टिकल को हमें उस पर रिलाई ना करते हुए हमें एक ऑडिट ट्रेल, जैसे ऑडिट ट्रेल बनाते हैं तो हर एक चीज़ों को डीप अंडरस्टैंडिंग की आवश्यकता है, और ये इंस्टीट्यूट हमारा टाइम टू टाइम हमें सजेशन भी देता है और हमें इम्प्लीमेंट भी करनी चाहिए. और मैंने काफ़ी सेमिनार्स में, जैसे मैं GMCS के क्लासेस में, अकाउंट्स की क्लासेस में, मैं अपने स्टूडेंट्स को, कीन लर्नर हैं, उनको मैं बताता हूँ कि आप इसके सीरियसनेस को समझिए कि आप कैसे बेटर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. लेकिन सर फॉर एग्जांपल जैसे लेट्स यू इलेक्टेड एज एन NIRC मेंबर, देन व्हाट
चेंजेस यू विल ब्रिंग टू दिस सिस्टम, मतलब इस चीज को सुधारने के लिए अगर आप बोलते हो तो आप क्या करोगे, और क्या ये एनआईआरसी की पावर में भी है? नितेश जी, मैं तो पहले इस बात से मैं आपको थैंकफुल कहना चाहूंगा कि आपने बिफोर इलेक्शन ये एक जीतने की शुभकामनाएं दी, और वो मुझे भी लगता है कि होनी चाहिए। बट मैं आपको यह एश्योरेंस देना चाहता हूं कि आई वॉज नॉट मेंबर ऑफ एनआईआरसी। जैसे 1 जुलाई में जो हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी का जो स्पीच था, उसमें भी जहां हमने अपने आप को आहत समझे तो हमने अपने पॉइंट्स को रेज किया। तो उसी तरीके से जहां भी मुझे लगेगा, चाहे मेंबर हूं या ना हूं, चाहे मैं एनआईआरसी काउंसिल का मेंबर रहा या नहीं रहा, इंस्टीट्यूट का मेंबर हमेशा हूं, और उस मेंबर होने की हैसियत से मैं स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए हमेशा फाइट किया हूं और आगे भी करूंगा। अब हम एक छोटा सा पॉइंट इसमें एडिशन करना चाहेंगे मेंबर के लिए। देखिए, हमारे प्रोफेशनल ब्रदर सिस्टर को ये समझना पड़ेगा कि आज का जो कॉन्सेप्ट आ चुका है वो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है। अब गवर्नमेंट हमेशा उनको ये लगता है, गवर्नमेंट को ये फीलिंग है, डिपार्टमेंट को ये फीलिंग है कि हम टेक्नोलॉजी के बेसिस पे हम सारा काम कर लेंगे। जीएसटी ऑडिट चली नहीं गई, हम लोगों ने जाने दिया। सर, हम इसको रेक्टिफाई करना चाहेंगे, गई नहीं है। आज मैं जितने भी मेंबर से इंटरेक्शन करता हूं, ऑल मेंबर्स आर एग्रीड विथ माय फैक्ट कि जीएसटी ऑडिट नहीं गई, हम लोग जाने दिए। जाने क्यों दिए? क्योंकि हमने क्लाइंट को कभी ये बताने की कोशिश नहीं किया कि अगर आपका 9 में अगर कोई भी रेवेन्यू अगर आपका छूट गया, आपका टर्नओवर में शामिल नहीं हुआ, या किसी रीजन से आपने टैक्स नहीं पे किया, तो विथ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी देना पड़ेगा। और जो कॉस्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस आएंगे वो शायद कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस से बहुत ही कम होंगे। और जो हमारी फीस होती है वो क्लाइंट के लिए कभी भी पैनिक नहीं है। ये गवर्नमेंट को हमें बताने में कहीं ना कहीं अनसक्सेसफुल रहा, रिजल्टेंट कि वी लूज जीएसटी ऑडिट। तो सर, आप ये कहना चाह रहे हो कि एज ए इंस्टीट्यूट एज ए होल इज नॉट एबल टू रिप्रेजेंट द इश्यूज ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट और द बिजनेसेस एट लार्ज टू हेड ऑफिस, मतलब टू आवर गवर्नमेंट, अगर जीएसटी ऑडिट की बात की जाए? नहीं सर देखिए क्या है, एवरीबॉडी हैव सम प्रोज एंड कॉन्स। मुझ में भी कुछ कमियां हैं। इवन जो सिटिंग काउंसिल मेंबर हैं, दे आर नॉट गॉड। उन्होंने भी कोशिश किया, मैंने हर एक मेंबर से मिला, चाहे कोई भी, आप जिनका भी नाम लीजिए, जितने भी सिटिंग मेंबर हैं, शर्मा जी हो गए, नंदा सर हो गए, आप अतुल गुप्ता सर हो गए, और भी जिनका भी आप नाम लीजिएगा, सभी ने एक्सलेंट एफर्ट्स किया। बट ये जरूरी नहीं है कि सबका एफर्ट्स हमें फ्रूटफुल रिजल्ट दे। समस्याएं थोड़ी जटिल थी, हम लोगों ने प्रिकॉशनरी मेजर्स में नहीं लिया, रिजल्टेंट ये हमसे चला गया। अब कंपनी ऑडिट की बात है, अभी भी जो एक नया ट्रेंड कर रहा है, मे बी कि आई थिंक प्रपोजल या प्रपोज्ड व्हाट एवर यू कैन से, इसमें मुझे लगता है कि हमारे मेंबर्स को और हमें क्लाइंट को ये कन्विंस करने की आवश्यकता है। जब क्लाइंट और बिजनेस हाउस गवर्नमेंट को अप्रोच करेंगे, नहीं सर हमें ऑडिट चाहिए, ऑडिट इज फॉर बिजनेस, फॉर इंटरनल कंट्रोल, फॉर सिक्योरिटी, फॉर फाइनेंशियल डिसिप्लिन, नॉट फॉर कि हम एक्चुअली आज गवर्नमेंट का जो एक परसेप्शन बना है वह कहीं ना कहीं हम लोग अपनी बातों को क्लाइंट तक पहुंचाने में सक्सेसफुल नहीं रहे। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं जो बड़े डिसिप्लिन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने क्लाइंट का हर एक बार क्या करते हैं, वो एक वैल्यू एडिशन रिपोर्ट देते हैं। सर दिल पर हाथ रखकर बताइए, कभी हम लोगों ने दिया? कभी हमने ये बताने की कोशिश किया कि ऑडिटिंग की क्या इंपॉर्टेंस है? सर मैं खुद एक छोटी सी प्रैक्टिशनर होकर के 2-3 साल के जीएसटी ऑडिट में जो एडिशन किया हूं, और अगर आप 3 लाख, मोर देन 3 लाख मेंबर्स हैं, उसको मल्टीप्लाई करके देखें, और खास करके प्रैक्टिशनर देखें, इवन जो जॉब में है उनकी भी कंट्रीब्यूशन है, तो गवर्नमेंट को अगर रेवेन्यू पॉइंट पे भी अगर देखना होगा तो उन्हें यह समझ में आएगा कि जीएसटी ऑडिट जरूरी था, है और रहे। निशांत जी, पॉइंट इज दैट कि देखो जीएसटी ऑडिट तो हैज गॉन, मतलब जीएसटी ऑडिट तो ऑलरेडी जा चुका है। एग्रीड, बट परमानेंट नहीं गया है सर, रिडंडेंट है प्रोविजंस। हो सकता है फिर से बजट में इसे शामिल किया जाए, जैसे 1984 आई थिंक ईयर का मैं कंफर्म नहीं हूँ, जब टैक्स ऑडिट फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था सिस्टम में। उस टाइम पे भी मुझे याद है जब हमारे सीनियर्स ने प्रेजेंटेशन दिया था फाइनेंस मिनिस्टर को, उसके पहले आई थिंक टैक्स ऑडिट भी नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट को लगा कि नहीं रेवेन्यू आ सकता है। आज गवर्नमेंट को यह लगता है कि हम टेक्नोलॉजी पे सारे काम कर लेंगे। सर टेक्नोलॉजी तो ठीक है, हमें आपको असिस्टेंस देगा, डेटा एनालिसिस करेगा, डेटा माइनिंग करेगा, बट जो हम ओपिनियन देंगे,
हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सपोज आप 20 करोड़ का टर्नओवर का आप देख रहे हैं कि जिनका नहीं होगा उनका ऑडिटिंग नहीं कराएंगे। सर 20 करोड़ वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का वायलेशन कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, आप क्या करेंगे? आप मुझे बताइए, उस पोजीशंस में चार्टर्ड अकाउंटेंट की ऑडिटिंग जरूरी है या टेक्नोलॉजी सिर्फ ये बता दे कि हम इनका ये वायलेशन हो रहा है? तो सर मेरे को एक चीज़ पूछनी है, जैसे अब इतनी सारी चीज़ें हुई, जैसे जीएसटी ऑडिट चली गई और कंपनीज एक्ट की भी बातें हो रही हैं कि स्टैट्यूटरी ऑडिट चली जाएगी, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि एज ए इंडिविजुअल मेंबर वी आल्सो शुड राइट टू द एफएम और वी शुड कम्युनिकेट दिस टू द हायर अथॉरिटीज? हैव यू डन दैट? क्योंकि हमारे इशू सेंटर काउंसिल मेंबर्स हो गए या एनएआरसी हो गए, वो पता भी तो चलने चाहिए, ऑल्दो दे आर देयर फॉर ओनली फॉर मेंबर्स एंड स्टूडेंट्स, लेकिन एक हमारा ये भी राइट बनता है कि वी शुड राइट टू देम। सर कल इस मैटर पे मैं चावला सर के साथ बैठा था, तो काफ़ी फ्रूटफुल डिस्कशन हुआ और उन्होंने कहा कि देखिए जो काम चला गया है, बजाय हम लाने का, हम उस काम को इतनी शिद्दत से करें कि गवर्नमेंट खुद हमें अप्रोच करे। सर अगर आपको याद होगा तो पहले हमारे काउंसिल मेंबर को पार्लियामेंट या मिनिस्ट्री या फिनांस मिनिस्ट्री उनके ऑफिसर्स आते थे, अप्रोच करते थे कि आप सर बताएं हमें कौन सा पॉइंट डालें जिससे हमारी बजट पब्लिक के लिए, बिजनेस हाउस के लिए काफ़ी फ्रूटफुल हो। आज की डेट में थोड़ी परसेप्शन की कमी है, शायद लगता है हमारे मेंबर ज़्यादा बिजी हैं या फिर उनके पास वर्कलोड ज़्यादा है। हम जैसे छोटे मेंबर अगर जो आज एक परसेप्शन बना है एनआईआरसी कुछ नहीं करती, उनके पास पावर नहीं है, तो हम उनको एक वर्किंग करके देंगे। अगर हम वर्किंग करके देंगे रीजनल काउंसिल में तो वो वर्किंग उनके लिए काम आएगा और आगे वो अपने मेंबर को प्रेजेंट करेंगे। तो निशान जी, अगर मैं इस इंटरव्यू को, क्योंकि वी हैव टू मेक इट शॉर्ट एंड क्रिस्प, तो मेरे को अगर एंड करना हो तो और आपसे पूछना हो कि एक शॉर्ट लाइन में स्टूडेंट मेंबर के लिए आप क्या करेंगे, वो डिफाइन करें, एंड व्हाई एनीवन शुड वोट फॉर यू, देन आप क्या बोलेंगे? सर वोट तो देखिए एक डेमोक्रेसी का सेलिब्रेशन है जो कि किन्हीं मेंबर को हर एक मेंबर सपोर्ट करते हैं। तो करने के लिए तो सर मैं लास्ट 9 ईयर से भी कर रहा हूँ, विदाउट एनी रिकॉग्निशन, विदाउट एनी एज ए टीचर, एज ए GMCS फैकल्टी। यू आर फ्रॉम लास्ट 9 years you are contesting the election? Yes. Okay. Not contesting in wrong, I am not contesting, okay. But every election my participation you can see in the ground level. If you visit any offices in northern region, you know my name ki at least one time Nishant Kumar, 2 times, 3 times, 4 times, 5 times, 10 times visited my offices and know my view and forwarded to the concerned person who is elected in the regional council, in the central council, and definitely if the member and the students, blessing मुझे दोनों का चाहिए। स्टूडेंट भी कल के मेंबर बनेंगे और जो मेंबर है वो तो डेफिनेटली हमें वोट करेंगे ही करेंगे, और मैं बिल्कुल डैम श्योर हूँ कि हमारी विक्ट्री बिल्कुल कंफर्म है, निश्चित है, सुनिश्चित है। और इस सुनिश्चित को बनाने के लिए जो 3 और 4 दिसंबर का जो महापर्व है, इसमें मैं यही बताना चाहूँगा कि मैं अभी जो एजेंडा है, हमारे प्रोफेशन का जो डिग्रेडेशन हो रहा है उसे कैसे रोका जाए, फर्स्ट। सेकंड, कंबाइंडली हम कैसे बढ़ के एक्सपोजर को कॉर्पोरेट हाउस में जाकर प्रेजेंट करें कि कॉर्पोरेट हाउस हमें अप्रोच करें कि सर हमें जीएसटी ऑडिट चाहिए, और वो ऑडिट हम चार्टर्ड अकाउंटेंट से ही कराएंगे, बिकॉज ही इज ओनली कैपेबल पर्सन, ही इज ओनली कैपेबल प्रोफेशनल इन इंडिया जो हमारे बिजनेस को, हमारे टेरिटरी को, हमारे लॉ को समझते हैं और हमारे लिए हमेशा वो बेटर गाइडेंस देते हैं। और हमारे बिजनेस का सर हमारा एक ही प्रिंसिपल है, अगर क्लाइंट आगे बढ़ेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। तो कभी भी हमारा प्रोफेशन बर्डन नहीं है बॉस। हमेशा हम 100 करोड़ बनाते हैं तो हम 50,000 1 लाख रुपए फीस चार्ज करते हैं। तो सर अगर कोई 100 करोड़ की बात है तो 1 लाख रुपए उनके देने में कहीं दिक्कत नहीं है। प्रेजेंटेशन शुड बी एक्सेलेंट, आवर वर्किंग कल्चर शुड बी चेंज अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी, विथ हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी वी इम्प्रूव आवर वर्किंग एंड डेफिनेटली वी विल गिव बेटर इमेज टू द प्रोफेशन। सर बस एक लास्ट चीज, आपने बोला कि हमारी इमेज डिग्रेड होती जा रही है, हाउ विल यू अपग्रेड दिस इमेज? सर देखिए, इमेज डिग्रेड डेफिनेटली थोड़ी सी तो हुई है। जैसे मैं अगर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी अगर ये बोले कि कुछ ही के बारे में बोले, सपोज उन्होंने 0.001% की भी बोला, तो उनके माइंड में कहीं ना कहीं डेटा और इनपुट गया। क्यों? कहीं ना कहीं हमारे मार्केट्स में हमारे प्रोफेशनल्स ने कुछ ना कुछ ऐसा काम में इन्वॉल्व हुए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जिससे हमारा प्रोफेशन डिग्रेड हुआ। लेकिन सर इसमें मैं एडिशन कर रहा हूँ,
अगर 0.001% के कारण अगर डिग्रेड हो रहा है तो 99.99 अगर अपग्रेड करेंगे सर, तो जस्ट इमेजिन कि ये डिग्रेडेशन का जो पॉइंट्स है वो बहुत ही स्मॉल है। और सर हमें तो 50% चाहिए, 50% से हम इमेज इतनी बढ़िया बनाएंगे कि नॉट ओनली जैसे आज बिग 4 के लिए हम अप्रोच करते हैं तो हमारी जो फर्म है वो एक्सेलेंट परफॉर्मेंस करेंगे। और डेफिनेटली इमेज तो पहले से भी हमारा सीए का जो है, इस पर मैं एक शेर बोलना चाहूँगा, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। Thank you so much for sharing your views with us and all the members. I hope you will be elected in the NIRC and bring these visions and missions which you have shared with us into the action. थैंक यू नितेश जी। एंड मैं आपको भी शुभकामनाएं देता हूं कि आपका इंटरव्यू हमेशा फ्रूटफुल हो और काफ़ी मेंबर्स का ओपिनियन जानिए और कोशिश कीजिए कि जितना आपने ब्रांच में कंट्रीब्यूट किया है कहीं ना कहीं आपकी आवश्यकता हमारे प्रोफेशन को भी है। हर एक का ओपिनियन चाहिए सर। आज हम लोग इस मौके से जरूर जुड़े हैं, लेकिन ये कंटिन्यूअस एफर्ट्स रहेगा और आपके मैं अगेन अप्रिशिएट करता हूँ नीतीश जी, आपकी जो एक्सलेंट एफर्ट्स है वो हमेशा अप्रिशिएबल है। थैंक यू।